वेलकम बैक। मशरिकी वस्ता जंग को 27 दिन हो गए और मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद फरीकैन एक दूसरे पर शदीद हमले करने में मसरूफ हैं। अब तक अमरीका की जानिब से ईरान के 9,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइल ने मुख्तलिफ ईरानी टारगेट्स पर 15,000 से जायद बम गिराए हैं। अमरीका के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि ईरान के 70% मिसाइल लॉन्चर्स को न्यूट्रलाइज करने का दावा सामने आया है, जिसकी वजह से अमरीका के वॉर डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि जंग के पहले दिन के मुकाबले में ईरान के मिसाइल फायर करने की सलाहियत 90% कम हो गई है। लेकिन ये तमाम फौजी अहदाफ हासिल करने के बावजूद ईरान ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। इसराइल और गल्फ ममालिक पर ईरान के तबाहकुन हमलों का सिलसिला अब भी जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब भी ईरान के कंट्रोल में है। अब अमरीकी इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि ईरान ने खार्ग जजीरे के दिफा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान वहां फौजी एहलकार तैनात कर रहा है और फिजाई दिफाई निजाम की तनसीब का काम जारी है ताकि मुमकिना अमरीकी कार्रवाइयों का मुकाबला किया जा सके। इस हवाले से ईरानी फौजी जराये खबरदार कर रहे हैं कि अगर अमरीका और इसराइल ईरानी जजीरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या बहरी दबाव बढ़ाते हैं तो तेहरान मजीद स्ट्रेटेजिक महाज खोल सकता है। इसमें बाबुल मंदब की आबी गुजरगाह भी शामिल है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन से उसको मिलाती है। इस रास्ते को इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशली तेल और गैस की तरसील के लिए इंतहाई अहमियत दी जाती है। इस रूट पर हूसियों का असर मौजूद है। और दूसरी तरफ रियाद में जीसीसी ममालिक का अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने पर जोर दिया गया है। इस अहम इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अली चिश्ती, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब, ये अमेरिका की जानिब से ईरान को नेवी और एयरफोर्स को खत्म करने का दावा किया गया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। ये कैसे मुमकिन है? क्या अमरीकी दावे गलत हैं या ईरान इस गुजरगाह को गैर रवायती तरीकों से कंट्रोल कर रहा है? व्हाट इज योर टेक ऑन? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में मौजूद करने का। मैं नाजरीन की इत्तला के लिए बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क की बहरी ताकत उसकी बहरिया की ही ताकत की नमाज नहीं होती, बल्कि उसका एक पूरा एक मैरीटाइम पोटेंशियल होता है, उसका जोग्राफिया। जैसे हम जानते हैं कि ईरान एक तवील उसका साहिल समुंदर है, वो आबनाए हुर्मुज़ जैसी आलमी शारक के दहाने पर बैठा है, तो वो वहाँ बैठकर उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा ईरान एक, आपको पता है, एक बहरी कुव्वत भी है, न सिर्फ फौजी नजर से, बल्कि वो एक मैरीटाइम पावर है। उसके अपने तिजारती जहाज हैं जिनसे वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स का काम करता है। उसकी एक पूरी एक मैरीटाइम इंडस्ट्री है, बंदरगाहें हैं। तो ईरान की बहरी कुव्वत को सिर्फ उसकी बहरियत के खत्म करने से खत्म नहीं किया जा सकता, और जब तक उसकी पासदाराना इनकलाब, जो कि एक उसकी बहरिया की एक शाख है, वो मौजूद है, जिसमें तेज रफ्तार कश्तियां हैं, उसकी बारूदी सुरंगें, समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत है। इसके अलावा उसके साथ उसके कोस्ट के ऊपर बेताशा जैसे छोटे छोटे मिसाइल के स्टेशन हैं, जहां से वो मिसाइल लॉन्च करके बहरी जहाजों को, तिजारती बहरी जहाजों को, जंगी बहरी जहाजों को निशाना बना सकता है। तो अमेरिका ने दावा तो किया है, लेकिन अगर ये दावा किया है तो फिर हमने देखा कि उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई फॉलो अप एक्शन सामने नहीं आया, ना ही उनकी बहरिया आगे बढ़ी ताकि वो तिजारती जहाजों को एस्कॉर्ट करके बाहर लेके आ सके या आमतरफ मुमकिन बना सके। बजाय इसके कि उसने अपने अलाई से, अपने इत्तेहादियों से अपील की कि वो आए और किसी तरीके से इस आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती हमदरफ्त को मुमकिन बनाए। हत्ता कि उसने चीन से भी, जो कि उसका एक बहुत बड़ा एक हरीफ है एक स्ट्रेटेजिक पावर स्ट्रगल के तनाजुर में, चीन से भी उसने दरख्वास्त की। उसने तो बल्कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी उसके तेल की बरामद पे, वो भी हटा देंगे। रूस के ऊपर जो तेल की सैंक्शंस थी वो भी हटा देंगे, किसी तरीके से ये तिजारती हमदरफ्त जहाजों की हो सके। मगर ये देखा जा रहा है कि अमेरिका इस मामले में बेबसी का शिकार नजर आ रहा है और दावों के बावजूद वो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम है। इसी वजह से मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की बात अभी सामने आई है। राइट। चिश्ती साहब, अमेरिका के जो मिलिट्री सक्सेस थी वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल। वेलकम बैक। जावेद इकबाल साहब, आपके ख्याल में ये जो ईरान की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि अमेरिका ईरानी जजीरों, खास तौर पर खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है, जिसके लिए एक जहाज ईस्ट एशिया के से गल्फ की तरफ जा भी रहा है, क्या वो एम्फीबियस लैंडिंग के जरिए जजीरों को कब्जा करना उसके लिए आसान होगा ईरान का
جو ان کا دفاع ہے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کیسے اس کو اینالائز کر رہے ہیں سچویشن کو؟ جی یہ جو ایمفیبیس لینڈنگ ہے جس کے ذریعے ایک بحری قوت کے ذریعے سمندر کے راستے زمین کے اوپر فوج اتاری جاتی ہے جس کو ایمفیبیس لینڈنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ پرشین گلف جو ہے ایک لمیٹڈ سی ایک ریسٹرکٹڈ واٹر باڈی ہے، وہاں پہ اس کے لیے اتنی بڑی بحری قوت کا اندر لے کے جانا ہی تب تک ناممکن ہے جب تک ایران کی ریزسٹنس کی پاور جو ہے وہ سلامت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی امریکی بحری جہاز جو ہے وہ اس کے پاس بھی پھٹکنے کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت نہیں کر رہا، کہ ان کی ایک آپریشنل اسٹریٹجی بھی ظاہر کرتا ہے، مگر رسک ہے ابھی بھی۔ ان کے طیارہ بردار جہاز جو ہے ابراہم لنکن، جیرارڈ فورڈ جو ہے وہ اس تھیٹر آف وار سے کافی دور چلے گئے ہیں، ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور چلے گئے ہیں۔ تو جو ایمفیبیس تھریٹ کا جو اس میں امریکہ نے انڈیکیشن دی ہے، جو 2500 میرینز 4000 میرینز ہو سکتے ہیں، وہ ایک میرے خیال میں ایک لمیٹڈ ایک پوسچرنگ ہے ابھی۔ اس وقت ایمفیبیس تھریٹ کا میں کوئی خطرہ نہیں دیکھتا، ہاں کوئی لمیٹڈ ایئر بورن انسرشن ہو سکتی ہے اسپیشل فورسز کی، لیکن وہ بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو شاید کر پائیں، لیکن ان کو ایکچوئل جو مقصد ہوتا ہے کہ کو کنٹرول دی لینڈ وہ وہاں نہیں کر پائیں گے، اور میرے خیال میں ان کو ایک شدید ریزسٹنس کا پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت تو میں اس کو ایمفیبیس لینڈنگ کو ایک تھریٹ ہی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سو وہ لینڈ کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ ایفرٹس کریں گے، رائٹ؟ جی ہاں بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے۔ چشتی صاحب، یہ جی سی سی کنٹریز کا جو آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی گارنٹی ان ممالک کو محفوظ نہیں رکھ سکی ہے۔ نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ ممالک اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی، پاکستان بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے کا بھی ڈائلاگ بیہائنڈ دا اسکرین چل رہا تھا، ڈائریکٹ امریکہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان اس پروسیس کے اندر میڈیشن کرائے۔ ایران بھی اگر پاکستان کے ساتھ بات کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے، ان کی وار ہو رہی ہے، وہ دونوں نے ایک اپنی الگ الگ پوزیشن لی ہوئی ہے، اسرائیل، امریکہ اور ایران نے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی تعریف کرنا بھی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے بیہائنڈ دا اسکرین، اور وہ یہ بالکل سارے آپشنز ایران بھی نہیں ختم کرنا چاہتا۔ سو یہ جو نئے آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہاں پر کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو کمنٹ کرنی پڑے گی، جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے پاس، ٹو ٹیک آن ایران۔ یہ بہت ہی زیادہ پیشنس، اسٹریٹجک پیشنس کہتے ہیں آف کورس اسے، کہ اس کے ساتھ وہ کام لے رہے ہیں اور بدواری سے کام کر رہے ہیں، اور دا پیشنٹ شوڈ بی اپلوڈڈ۔ جی بہت انہیں یہ خوش آئند چیز ہے، اور پاکستان نے بڑا اس میں عرب کنٹریز کو سمجھایا بھی کہ آف کورس یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ان دس، اور پاکستان جو بیک چینلز اس میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ تو ایز اے پرائمری سیکیورٹی پارٹنر فیل ہو چکا تھا جب قطر میں ہی اٹیک ہوا تھا اسرائیلیوں کا، اور اس کے بعد ہی سعودی عربیہ پاکستان نے ایک